दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में आज चर्चा करनी है जिस भारत की पहली महिला शासिका की, उसका नाम है रजिया सुल्तान। तो देखिए, रजिया सुल्तान का टाइम है 1236 से 40 ईस्वी, यानी टोटल 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासनकाल है। और रजिया का पूरा नाम था जलालात उद्दीन रजिया। जबकि यदि आ जाए रजिया का जन्म कब हुआ था, तो रजिया का जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में यदि स्थान पूछा जाए कि कहाँ पे रजिया का जन्म हुआ था, तो बदायूं में हुआ था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनके पिता इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार हुआ करते थे, बदायूं के सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, पिता का नाम इल्तुतमिश था, तो पिता थे इल्तुतमिश। माँ का नाम था कुतुब बेगम, तो माँ का नाम लिखिए कुतुब बेगम। कुतुब बेगम नाम था, जिनका एक और नाम भी मिलता है तुर्कमान खातून भी कह सकते हैं। तो दूसरा नाम लिख लीजिए तुर्कमान खातून भी नाम था। ठीक है, अब ये पूछी जाए रजिया की उपाधि क्या थी, इनकी एक उपाधि लिख लीजिए उम्दत उल निशवा, इनकी उपाधि थी। तो उपाधि लिखिए उम्दत उल निशवा, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? 1205 ईस्वी में। स्थान बदायूं में। पिता का नाम इल्तुतमिश, माँ का नाम कुतुब बेगम या तुर्कमान खातून था। उपाधि क्या थी? उम्दत उल निशवा की। ठीक है, तो देखिए रजिया भारत की या मध्यकालीन भारत की रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका, याद रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर की विजय की थी कब? 1231 ईस्वी में। तो रजिया को अपना क्या घोषित किया था? उत्तराधिकारी घोषित किया था। और हमने बताया था चांदी के जो टके थे उस पर उसका नाम भी अंकित करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1231 ईस्वी में, 1231 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर विजय के बाद उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित तथा चांदी के टके पर उसका नाम अंकित करवाया। उसका नाम अंकित। तो देखिए, उत्तराधिकारी तो रजिया को घोषित किया गया था, लेकिन हमने बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने रजिया की जगह जो है किसको? उसके भाई, जिसका क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो हमने बताया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है नाम मात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता उसकी माँ किसके हाथों में थी? शाह तुर्कान के हाथों में थी। और कहते माँ और बेटे दोनों ने दिल्ली की जनता पर जुल्म ढाया, तो दिल्ली की जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह बाहर गया, तभी रजिया जो है लाल वस्त्र पहन करके, और लाल वस्त्र किसका प्रतीक माना गया? न्याय का प्रतीक माना गया है, दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित हुई और दिल्ली की जनता ने उसका समर्थन किया। और रुकनुद्दीन फिरोज को जो है महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। और शाह तुर्कान को भी जो है पकड़ करके उसको जो है गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया गया। इस प्रकार जो है रजिया जो है भारत की पहली महिला शासिका या दिल्ली की पहली महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि रजिया ने जो है
जब तक वो दिल्ली में रहे उसने जो है एक भी विद्रोह नहीं हुए और शासन भी उसने स्वतंत्र पूर्वक किया। तो उसने जो है क्या चीजें की, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, रजिया ने पर्दा प्रथा को, रजिया ने पर्दा प्रथा जो इस्लाम धर्म में प्रचलित थी, तो पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान, पुरुषों के समान, कूबा कहते हैं कोट को, है कूबा यानी कोट। इसके अलावा कुलाह, कुलाह या कुलह कहते हैं टोपी को, है कुलाह और कूबा यानी कोट और टोपी पहन करके दरबार में क्या होती थी, उपस्थित होती थी और स्वतंत्र पूर्वक जो है शासन करती थी। लेकिन आपको पता है कि तुर्क सरदारों को एक महिला के आगे सर झुकाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। और इसमें जो है जो वजीर हुआ करते थे इल्तुतमिश के समय, निजामुल मुल्क, क्या नाम था, जुनैदी, ठीक है, उसने विद्रोह के लिए षड्यंत्र रचा। कुछ और जो है षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने रचा। अंत में जो है निजामुल मुल्क जो जुनैदी था उसको भागना पड़ा और कहाँ चला गया, पंजाब में सिरमौर की पहाड़ियों में चला गया, ठीक है। तो कहते हैं रजिया ने अपने वफादार जो लोग थे उनको अच्छे अच्छे पद दिए। तो इन्हीं में जो है बदायूं का सूबेदार था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन एतगिन। तो एतगिन को कौन सा पद दिया, उसने दिया अमीर ए हाजिब का पद। और अमीर ए हाजिब किसे कहते हैं, दरबारी शिष्टाचार मंत्री बनाया। तो देखिए अपने जो वफादार लोग थे, तो लिखिए वफादार लोगों को उच्च पद प्रदान किया, उच्च पद प्रदान किया। तो किसको किसको दिया, तो देखिए इतगिन को, इतगिन को कौन सा पद दिया, अमीर ए हाजिब का, अमीर ए हाजिब। इसका मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार मंत्री, है दरबारी शिष्टाचार मंत्री। तो पहले इतगिन कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का, कहाँ का था, अब बदायूं का सूबेदार था। तो इसको ये पद दिया जा रहा है। फिर इसका एक और जो है विश्वास पात्र था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत, ठीक है, जो कहाँ का रहने वाला था, अबीसीनिया का, अबीसीनिया, जैसी कोई धोबिया भी कह सकते हैं, तो वहाँ का रहने वाला था। इसको कौन सा पद दिया, अमीर ए आपुर का, अमीर ए आपुर। इसका मतलब होता है अश्वशाला अध्यक्ष का पद दिया, अश्वशाला अध्यक्ष का पद दिया, ठीक है। फिर अपने बचपन के दोस्त थे जिनका नाम था अल्तूनिया, अल्तूनिया, अल्तूनिया को भटिंडा या ताबर हिंद, भटिंडा या ताबर हिंद का सूबेदार नियुक्त किया। तो कहाँ का, भटिंडा या ताबर हिंद का सूबेदार नियुक्त किया। तथा मलिक कबीर खां को, चौथा लिख लीजिए, मलिक कबीर खां को लाहौर का सूबेदार, लाहौर का सूबेदार बनाया, ठीक है। और जबकि वजीर का पद दिया जा रहा है निजामुल मुल्क मुहाजिबुद्दीन को, ठीक है। तो निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क मुहाजिबुद्दीन को कौन सा पद दिया गया, वजीर का पद दिया गया, ठीक है। तो अपने सभी विश्वास पात्र लोगों को उसने उच्च पद पर नियुक्त किया। लेकिन क्या हुआ कि पहला विद्रोह सर्वप्रथम यदि पूछा जाए रजिया के समय किसने किया,
तो वो कौन था? लाहौर का सूबेदार, जिसका नाम था मलिक कबीर खां, जिसे हजार मर्दा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ तो याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला विद्रोह जो है लाहौर के इक्तादार, तो देखिए पहला विद्रोह जो है लाहौर के इक्तादार या लाहौर के सूबेदार, लाहौर के इक्तादार कबीर खां, जिन्हें हजार मर्दा भी कहा जाता है, हजार मर्दा ने किया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा विद्रोह पूछा जाए तो दूसरा विद्रोह 1240 ईस्वी में है। दूसरा विद्रोह 1240 ईस्वी में ताबर हिंद या भटिंडा के सूबेदार, ताबर हिंद या भटिंडा के सूबेदार जिनका नाम था अल्तूनिया, अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और कहते इसी विद्रोह को दबाने के लिए जब उसने दिल्ली से ताबर हिंद के लिए निकली या प्रस्थान किया, दिल्ली से ताबर हिंद के लिए प्रस्थान किया, तो रास्ते में जो है, रास्ते में जमालुद्दीन याकूत की, जो उसका विश्वास पात्र था, और फरिश्ता ने लिखा है कि वो रजिया को जो है जब घोड़े में बैठती थी तो उसको जो है गोद में उठा करके बैठालता भी था, ठीक है। तो रास्ते में जमालुद्दीन याकूत की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है। और रजिया को जो है बंदी बना लिया गया, ठीक है। तो रजिया को बंदी बना लिया जाता है। अब रजिया ने सोचा इस बंदी गृह से कैसे निकला जाए, तो बंदी बना लिया गया। और दूसरी तरफ जो है रजिया के भाई इल्तुतमिश के बेटे किसको? बहराम शाह को, बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया, ठीक है। तो बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। अब रजिया ने जो है बंदी गृह से निकलने का कोई जब विकल्प नहीं बचा तो उसने क्या किया? अल्तूनिया से विवाह कर लिया। तो अल्तूनिया से विवाह कर लेती रजिया और फिर जो है दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है, लेकिन दोनों लोग जो है बहराम शाह से क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। यानी बहराम शाह से पराजित हो गई रजिया और अल्तूनिया। अंत में कहते हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर जो है, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर जब ये विश्राम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, तो कहते हैं 1240 ईस्वी में डाकुओं या कुछ डाकुओं ने जो है इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। जो है विश्राम या सोते हुए कुछ डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इस तरह रजिया का ये 4 साल का शासनकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन रजिया के बारे में एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन महोदय। एल्फिंस्टन महोदय लिखते हैं कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए रजिया की हत्या कर दी गई, दूसरी तरफ कौन शासक बन चुका है? बहराम शाह। बहराम शाह का अगला शासनकाल है जो 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक रहेगा। 2 साल का शासन काल रहेगा। और रजिया के बारे में
कई और लोगों ने रजिया के बारे में लिखा है। जैसे फरिश्ता लिखता है कि वो शुद्ध आचरण से क्या करती थी, कुरान का पाठ करती थी तथा अपने पिता के जीवन काल से ही शासन कार्य किया करती थी। तो कुछ इतिहासकारों ने ये भी लिखा है। ठीक है, इसामी के बारे में याद रखिएगा। इसामी सलाह देता है कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय क्या चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिख लीजिएगा। देखो, इसामी के अनुसार रजिया को शासन करने के बजाय क्या चलाना चाहिए था, चरखा है। रजिया को शासन या सिंहासन पर बैठने की बजाय भी कह सकते हैं, सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए। ठीक है। और किसने लिखा है कि रजिया को जो है जमालुद्दीन याकूत जो है घोड़े पर जब वो बैठती थी तो कौन जो है उसको बैठालता था, पाँव से उठाकर घोड़े में बैठालता था जमालुद्दीन याकूत। और इसका उल्लेख किया है किसने, फरिश्ता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। अब हेडिंग डाल लीजिए, अगले शासक है जिनका नाम है कौन, बैराम शाह। और बैराम शाह के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसने एक नया पद सृजित किया और वो था नायब ए मुमलिकात का पद। और ये पद सर्वप्रथम दिया किसको, एतगिन को। एतगिन थे ना, एतगिन जो अमीर हाजिब के पद पर था, उसको ये पद दिया गया। तो अब जो है गद्दी के 3 दावेदार हो जाते हैं, सुल्तान, वजीर और नायब है। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। चलिए उसकी भी कहानी बता देते हैं। तो देखिए, रजिया के बाद अगले सुल्तान कौन बन रहे हैं, जिनका नाम है मुइजुद्दीन बैराम शाह। टाइम है 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी। टोटल उनका ये टाइम पूछा जाए तो 2 वर्ष 1 माह 15 दिन का टाइम है। तो हमने आपको बताया था जब जो है अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया तो उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जब दिल्ली से बाहर निकलती है, तभी तुर्क अमीरों ने जो है रजिया के स्थान पर किसको, इसी बैराम शाह को जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन कहते हैं सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए उन्होंने एक पद को सृजित किया और वही पद था नायब का। कौन सा पद, नायब का पद सृजित किया गया, जिसे कहते हैं नायब ए मुमलिका। ठीक है। और ये पद सर्वप्रथम किसे दिया गया, ये पद दिया गया सर्वप्रथम एतगिन को। किसको मिला, एतगिन को मिला। तो कह सकते हैं इस समय गद्दी के 3 दावेदार हो गए, एक तो सुल्तान, दूसरा वजीर और तीसरा नायब का पद हो गया। ठीक है। तो कहते हैं जब एतगिन नायब बना और वजीर के पद पर कौन थे, मुआजुबुद्दीन वजीर थे उस समय। तो कहते हैं एतगिन ने जो है इल्तुतमिश की एक बेटी से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद शाही नौबत रखना भी अपने यहाँ शुरू कर दिया, यानी वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, एतगिन के पास। लेकिन कहते हैं इसी समय जो है मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है। लाहौर पर ताइब बहादुर करके जो है एक मंगोल आक्रमणकारी होता है, तो उसने लाहौर या पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण को विफल कर दिया गया। अंत में जो है इस बैराम शाह की जो है तुर्क अमीरों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है इल्तुतमिश का एक पौत्र था जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है। और एतगिन की भी क्या कर दी जाती है, उसकी भी जो है हत्या कर दी जाती है। तो एतगिन को भी मार दिया जाता है। तो फिर अगला सुल्तान कौन बनेगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें यही याद रखना है कि किसने नायब के पद को सृजित किया। ठीक है। तो नायब के पद को सृजित कर रहा है कौन, बैराम शाह। तो चलो लिख लेते हैं, तो बाकी तो याद वही रखना है। तो लिखिए, देखो रजिया को अपदस्थ करके, रजिया को अपदस्थ करके, अपदस्थ का मतलब समझ रहे हो, गद्दी से हटाकर अपदस्थ करके, रजिया को अपदस्थ करके तुर्क सरदारों ने बैराम शाह को, तुर्क
सरदारों ने बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। तो बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए, अगला पॉइंट याद रखिएगा, सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया। एक नया पद सृजित हो रहा है, ठीक है। एक नया पद सृजित किया गया और वही पद कहलाया नायब ए मुमलकात, ठीक है। नायब ए मुमलकात ये पद सृजित किया जा रहा है। और यदि आ जाए ये पद सर्वप्रथम किसको दिया गया, तो ये पद दिया जा रहा है सर्वप्रथम इदगिल को, ठीक है। इदगिल को दिया गया, ठीक है। और यही इदगिल ने अपने आप को बताया था इल्तुतमिश की एक पुत्री से इसने क्या कर लिया, विवाह भी कर लिया। इल्तुतमिश की पुत्री से विवाह भी कर लेता है, मतलब शाही खानदान से संबंधित हो जाता है। और क्या रखने लगा अपने दरबार में, ठीक है। तो अपने द्वार पर शाही प्रतीक नौबत है, शाही प्रतीक नौबत, नौबत कहते हैं नगाड़ा को, है। उस समय शाही प्रतीक माना जाता था नौबत यानी नगाड़ा। और क्या, हाथी क्या रखने लगा, एवं हाथी रखवाना भी शुरू किया, ठीक है। हाथी रखवाना भी शुरू किया, हाथी रखवाना शुरू किया, यानी पूरी सत्ता इसके पास हो जाती। तो कह सकते हैं अब गद्दी के 3 दावेदार हो गए, ठीक है। गद्दी के 3 दावेदार, तो कौन कौन से दावेदार है गद्दी के, एक तो सुल्तान होते थे, दूसरे नंबर पर वजीर, और वजीर कौन है, मुआजुबुद्दीन है, ठीक है। और तीसरा हो गया नायब का पद है, या नायब ए मुमलकात, नायब ए मुमलकात। और आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे बरवन भी इसी पद पर था, और इसी पद पर रहते हुए क्या बनेगा, वो सुल्तान बनेगा, ठीक है। तो इस तरह गद्दी के 3 दावेदार सुल्तान, वजीर और नायब हो गए, ठीक है। अब देखिए बहराम शाह के शासनकाल में ही, अभी हमने बताया था मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, तो बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोल नेता, और उसका नाम है ताहिर बहादुर, है ताहिर बहादुर, ने लाहौर पंजाब पर आक्रमण कर, लाहौर पंजाब पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। लाहौर पंजाब पर आक्रमण कर उसे बर्बाद कर दिया, ठीक है। बर्बाद कर दिया, तो आक्रमण हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, ताहिर बहादुर का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके विरुद्ध जो है सेना भेजी जा रही है, वजीर किसके नेतृत्व में, मुआजुबुद्दीन के नेतृत्व में, लेकिन कहते हैं वो भी उधर शामिल हो जाता है। अंत में जो है इसकी हत्या कर दी जा रही है। तो देखो वजीर ने तुर्क सरदारों के साथ मिलकर, वजीर ने तुर्क सरदारों के साथ मिलकर, तुर्क सरदारों के साथ मिलकर 1242 ईस्वी में 1242 ईस्वी में
सुल्तान की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। और इल्तुतमिश के पौत्र और इल्तुतमिश के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को, अलाउद्दीन मसूद शाह को सिंहासन पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा दिया। अगला सुल्तान कौन बन रहा है, अलाउद्दीन मसूद शाह बन रहा है। ठीक है, तो इसे जो है सुल्तान बना दिया गया। तो अगला सुल्तान कौन बनेगा, अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 में बनेगा और 46 तक की शासन काल है। ठीक है, तो इस तरह आज इतना रखते हैं, फिर अगली चर्चा मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद, फिर कमसा बलवन सुल्तान बनेंगे, उनकी चर्चा नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।